दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिद्धिपथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि जो पुराने छात्र हैं जुड़े हैं वो जान रहे होंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पेपर 5th और 6th के लिए करंट अफेयर्स चला रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से रिलेटेड है। और इस करंट अफेयर्स की प्रॉपर आपको क्लासेस दी जा रही हैं, और साथ ही साथ में इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ भी इसका अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इसी क्रम में आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज एक अभी बहुत ही चर्चित टॉपिक रहा, चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा, वो एक लेख निकला था अमर उजाला में, जिसमें मूल रूप से था कि भाई उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए राज्य में परंपरागत ऊर्जा को कम करके जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ा रही है। और इस क्रम में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पाने वाला स्टेट बन करके उत्तर प्रदेश उभरा है। इस डाटा का आप जो है यूज़ कर सकते हैं, मेंस में भी, एसए में भी और प्रीलिम में भी संभावना है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसी विषय पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो पहले तो ये अखबार की कटिंग है उसको देख लेते हैं हम लोग, और इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ दो विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो जो प्रीलिम में हमारे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो स्टैटिक सेक्शन के रूप में मेंस की दृष्टिकोण से हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें ऐसा नहीं कि जो मेंस की चर्चा होगी तो उसमें प्रीलिम का डाटा नहीं मिलेगा। प्रीलिम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सी योजनाओं आदि की चर्चा है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इसके लिए क्या एफर्ट कर रही है, उन सब की चर्चा है। तो वो सब आपके डाटा जो है प्रीलिम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग भी जो है प्रीलिम वाले स्टूडेंट्स भी उसको देखते रहेंगे। खैर, तब हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा निवेश का सबसे बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा जो है वो निवेश का सबसे बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो इसमें देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो सौर ऊर्जा से जुड़ी विशेष रूप से योजनाएं हैं उनमें निवेश सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब इसकी दो चीज़ हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में पॉलिसी लाई, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। उस नीति के अंतर्गत सरकार ने लक्ष्य किया कि हमको 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी अपने यहाँ प्रोड्यूस करनी है या उत्पादित करनी है। तो इस नीति के अनुपालन के लिए या इस नीति को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से रिलेटेड सब्सिडीज़, सौर ऊर्जा से रिलेटेड अवसंरचना आदि आपको सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जिससे क्या हुआ है कि जितने भी निवेशक हैं उनमें सौर ऊर्जा के प्रति उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के एक अच्छा खासा उत्साह दिखा है, और निवेश भी राज्य में बढ़ा है। यह इसकी मूलभूत बात है। प्रीलिम की दृष्टि से हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो है ये सामान्य डाटा है, आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं इनमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है राज्य सरकार द्वारा। और चूँकि इसमें भूमि पूजन मतलब उसके लिए प्लांट के लिए ज़मीन आदि सुनिश्चित कर ली गई है, और उसके बाद में उसके लिए भूमि पूजन हुआ है। तो 60,000 करोड़ का लक्ष्य भूमि पूजन के लिए रखा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाटा ये है, एक तो यहाँ पर यूपी सीडा और यूपी नेडा, ये जो है डाटा यहाँ पर हैं, दो हैं। प्रश्न भी एक बार जो है शायद मुझे लग रहा है किसी परीक्षा में पूछा गया है प्रीलिम की दृष्टि से कि यूपी सीडा क्या है, यूपी नेडा क्या है, उनको मैचिंग के लिए आया था, तो 2-3 ऐसे दे दिया गया था। तो उसमें यूपी सीडा जो है ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये यूपी सीडा। और यूपी नेडा जो है ये उत्तर प्रदेश
यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये मैचिंग के लिए आ सकता है। तो ये परीक्षा के लिए आप लोग देख लें प्रीलिम के दृष्टिकोण से। तो ये तो जो है एक पॉइंट थी। ऐसे जैसे गीडा, एक बार ये भी प्रीलिम में पूछा जा चुका है कि गीडा क्या है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुझे लग रहा है 2014 या 15 में ये पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। तब ऑब्जेक्टिव टाइप में मुख्य परीक्षा होती थी। तो ऐसे ही गीडा है, ईडा है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है। तो इन सबको लेकर के आप थोड़ा जो है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे। ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर के आप देखेंगे यहाँ पर ये सामान्य सी चीज़ें हैं। ये डाटा बहुत ज़्यादा आपके यूज़ का नहीं है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर जो ज़रूरी है प्रीलिम के लिए या मेंस के लिए भी, कि उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत 2026-27 तक 27 टारगेट है, मार्च 27 इसका 22,000 मेगावाट्स और ऊर्जा प्रोडक्शन का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसमें जो है के लिए स्टाम्प ड्यूटी जो है उसमें 100% छूट दी जा रही है। बिजली शुल्क है वो 10 वर्ष तक की छूट है। और उसके बाद बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने आदि पर जो है उस पर छूट, सब्सिडी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये प्रीलिम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और डायमेंशन इम्पॉर्टेंट है। ये है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार का एक तरीके से उसकी रणनीति है कि बुंदेलखंड को सोलर एनर्जी हब बनाने के लिए। तो इसके लिए बुंदेलखंड से जो जुड़े मुख्य ज़िले हैं, इसमें जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, चित्रकूट है। तो इसमें सौर पार्क तो स्थापित किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है उसके एक तरीके से ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। वहाँ सोलर प्लांट्स उसके चारों तरफ जो है लगाए जा रहे हैं किनारे किनारे, जिससे उस एक्सप्रेसवे को एक तो ग्रीन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का उसमें यूज़ भी किया जाए एक्सप्रेसवे की लाइट्स के लिए। साथ ही साथ उसका एक तरीके से प्रोडक्शन भी लोकल लेवल पर भी किया जाए। तो यह जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और इसमें एक डाटा ये प्रीलिम के लिए है कि उसमें जालौन जो है, जो भी बुंदेलखंड के ज़िले हैं उनमें जालौन सबसे आगे है सोलर एनर्जी हब के रूप में, सोलर एनर्जी परियोजना के हब के रूप में। तो यह हमारा एक डाटा था, इसको हमने देख लिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप उसको देखते चलिए, फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कि जैसे उत्तर प्रदेश जो निवेश का केंद्र बनकर उभरा, अभी हमने चर्चा की। तो इसमें जो है क्या, जो योगी जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है सौर ऊर्जा को। इसके लिए सौर ऊर्जा में निवेश के लिए जो हम जीबीसी है, जो हम लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए जो हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार प्लान ला रही है, जो पहले भी 2023 में भी जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS। तो GIS के लिए ही ये क्या होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के रूप में जो है रोड शो करते हैं। तो रोड शो से लेकर के जो रोड शो करते हैं उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के रूप में उसको सेलिब्रेट करेंगे आगे। तो यह क्या होगा, इसमें सौर ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं उनको उच्च स्थान दिया जा रहा है। और इसमें जो है वही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूपी नेडा जो है, कौन सी यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह जो है 60,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। कुल मिलाकर के यह जो है एक सामान्य सी बात थी, हमने ऊपर भी चर्चा की है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार, इसके लिए एक चीज़ देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सोलर योजना भी ला रही है। इस योजना के बारे में प्रीलिम के लिए भी देख लेंगे, मेंस में भी अपना इस डाटा का यूज़ कर सकेंगे आप। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कि आखिर मुख्य परीक्षा में इसको लेकर के कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके क्या डायमेंशन होंगे, हमारा आंसर कैसा होगा, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा हब के रूप में उभर रहा है। एक स्टेटमेंट है, इसकी चुनौतियाँ और इसकी संभावनाएं।
ये है एक प्रश्न के रूप में है। तो पहले तो हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा हब के रूप में, फिर उसके बाद उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसमें संभावनाएं क्या हैं, इन विषयों पर हमको बताना है। तो पहले इंट्रो की जब हम शुरुआत करेंगे तो इंट्रो में हम बताएंगे कि वर्तमान में जो हम एसडीजी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार एसडीजी में कई टारगेट्स में बहुत अच्छा अचीव किया है यूपी गवर्नमेंट ने। एसडीजी 1 हो, 2 हो, 3 ऐसे कई एसडीजीज हैं। आप 17 एसडीजी जो हैं उनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सतत विकास के लिए एक तरीके से अपनी जो उसकी रणनीति है, विकास रणनीति है, उसमें बहुत प्राथमिकता दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर काम कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा नीति 2022 लाई। इस सोलर पॉलिसी में के अंतर्गत 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। उसको फिर और जब पॉलिसी के बारे में जानेंगे तो उसको डीप में जब जाएंगे तो ये 22,000 मेगावाट का है। तो इसमें हमको कितना जो है रूफ टॉप से मिलेगा, कितना जो है हमको यूटिलिटी से मिलेगा, कितना हमको जो है पीएम कुसुम से मिलेगा, तो ये सब जो है में डिवाइड किया गया है। तो आप उसको जो है अगर पॉलिसी अगर अलग से तैयार करेंगे तो उसको देख लेंगे। तो ये तो हमने इंट्रो बता दिया। इंट्रो बताने के बाद अब हम सौर ऊर्जा हब के रूप में जब हमको बताना है तो साथ ही में हमको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई सौर ऊर्जा हब कैसे है, उसके कुछ अचीवमेंट्स तो बताएंगे तभी तो हब प्रूव हो सकेगा। क्योंकि मेंस के आंसर में आप हवाई बातें अगर करेंगे तो आपके आंसर सतही होंगे, कम मार्क्स मिलेंगे। आपको जो भी आप बात कर रहे हैं उनको तथ्यों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात प्रूव कर रहे हैं। जब आप प्रूव करेंगे तो सीधी सी बात है, उसको लगेगा बच्चा हवाई नहीं कर रहा है और बिल्कुल सॉलिड जानकारी इसके पास है। तो सीधी सी बात है, जब हम सौर ऊर्जा हब की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स की बात करेंगे। तो क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। एक इसी के साथ उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना ला रही है। इसके माध्यम से भी जो रूफ पर जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए जो पीएम की जो है पीएम सूर्य घर योजना है, उसके साथ में ही केंद्र के साथ समन्वित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार इसका संचालन कर रही है। इस योजना के बारे में भी आप अपने मेंस के दौरान में आंसर में इसको मेंशन करेंगे, या अगर आप जो है निबंध लिखते हैं तो उसमें मेंशन करेंगे, या प्रीलिम के लिए भी डाटा इसको याद रख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या उपलब्धियां रहीं, क्या अचीवमेंट्स रहे। तो इन अचीवमेंट्स को हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं कि जैसे पहला बिंदु है, सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या उल्लेखनीय वृद्धि है, ये हमको यहाँ पर देखना है कि 2017 में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था, 2017 में अगर देखा जाए तो लगभग 300 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था, और यह 2025 में बढ़ कर के 2500 मेगावाट के आसपास पहुंच गई है। तो यह एक जो है यहाँ से आप डाटा ले सकते हैं, ये आपका एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट का। और साथ ही साथ अगर और देखा जाए तो सोलर पार्क परियोजनाएं जो है उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ाने में बहुत बेहतरीन सहयोग किया है या योगदान दिया है। तो इसके लिए जो जैसा मैंने बताया था कि बुंदेलखंड को सोलर हब बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति है, और इस रणनीति के तहत सरकार बड़े बड़े कॉमर्शियल लेवल पर बड़े सोलर पार्क स्थापित कर रही है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश के कुछ बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं, इसमें ललितपुर, झांसी, ये क्षेत्र हैं, बांदा, इसके बाद इधर चित्रकूट, सोनभद्र, इधर जो है दक्षिण पूर्व के भी ज़िलों को शामिल करते हुए यहाँ पर बड़े सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। और इसमें जो अभी चर्चा हमने की भी थी कि बुंदेलखंड सौर ऊर्जा कॉरिडोर बनाने का गवर्नमेंट का एक टारगेट है, जहाँ से चूँकि बुंदेलखंड की स्ट्रेटजी, या इसको कह सकते हैं कि इसको क्यों अपनाया गया, अगर इसके पीछे आप गहनता से विचार करें तो इसके 2-3 पक्ष हो सकते हैं।
पहला तो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि उतना उत्पादक नहीं है, चूँकि वहाँ कृषिगत अवसंरचनाएँ और जो जलवायुगत चीज़ें हैं वो उतना अनुकूल नहीं है, वर्षा आदि। तो इस वजह से वहाँ एक तरीके से जो बेकार भूमि है, बंजर भूमि है, वो ज़्यादा है। तो इस वजह से वहाँ पर सोलर पार्क बनाने की एक रणनीति है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रीय अगर दृष्टि से देखा जाए अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है, अतः वहाँ जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रियल धीरे धीरे ग्रोथ करने की एक तरीके से प्लानिंग है। और तीसरा इसका एक डायमेंशन ये हो सकता है कि चूँकि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो अगर देखा जाए हम उसके लॉन्गिट्यूड के आधार पर देखें तो उसका जो अक्षांश है उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भाग में है, और वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा जो है वो थोड़ा उसके समीप में है। तो इस वजह से हालांकि मध्य प्रदेश से जाती है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो चूँकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश है तो वहाँ तापमान अधिक रहता है उत्तरी उत्तर प्रदेश की तुलना में। तो इस वजह से वहाँ पर बुंदेलखंड को सोलर एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने की एक या सोलर एनर्जी कॉरिडोर के रूप में स्थापित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आपसे जो है मुख्य परीक्षा में पूरा सोलर एनर्जी को न पूछ करके बुंदेलखंड सोलर एनर्जी के रूप में पूछे या हब के रूप में पूछे, तो आप इन डायमेंशंस को भी वहाँ पर इंक्लूड कर देंगे कि भाई क्या रीजंस हैं गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है जिसके वजह से जो है उन्होंने बुंदेलखंड को चुना। तो ये आप जो भी 2-4 डायमेंशन मैंने बताए वो अपने आंसर में इंक्लूड करके आप अपनी बात को प्रूव कर सकेंगे कि साहब इस वजह से बुंदेलखंड को चुना गया। ये अलग से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी। अब अगला पॉइंट है कि घरेलू और औद्योगिक संयंत्र के रूप में क्या अचीवमेंट्स हैं। तो इसमें लगभग 2 लाख से अधिक छतों पर जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है वो लगाए जा चुके हैं। ये एक डाटा है, आप जो है मेंस में यूज़ करिएगा इस डायमेंशन के अंतर्गत कि भाई घरेलू और इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या है कि घरेलू लेवल पर अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख ऐसे छतें हैं, लोगों के घर हैं जहाँ पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम पीएम सूर्य घर योजना है, अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके उस पर काम कर रहे हैं। तो यूपी का अचीवमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश ने 2 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया है। इसके साथ में ही पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना, जिसको पीएम कुसुम बोलते हैं, बहुत ही एक तरीके से सक्सेसफुल अभी तक की योजना रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि किसानों को सोलर पंप लगाए जाते हैं। सोलर पंपों के माध्यम से एक तो उनको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सिंचाई के लिए मिलती है, साथ ही साथ इन सोलर पंप से वो एनर्जी सेल भी कर सकते हैं, एनर्जी जो है अन्य कामों में भी लगा सकते हैं। तो ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना रही है और उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम को संचालन करने में अव्वल रही है। उसको अच्छे सॉरी फर्स्ट प्राइज़ भी जो है इसमें मिला है कि उसको सफल संचालन करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन योगदान दिया है या बेहतरीन कार्य किया है। ये हो गया। और अगला हम पॉइंट देखेंगे कि जो निजी निवेश और पीपीपी मॉडल, इसके अंतर्गत भी जो है निवेश सौर ऊर्जा में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन रूप में आकर्षित किया है या निवेश बढ़ा है। तो इसके लिए आप इन कंपनीज़ का भी यूज़ करेंगे, नाम याद रखेंगे, अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इसका यूज़ करेंगे कि अडानी ग्रीन एनर्जी है, टाटा पावर है, एनटीपीसी है। तो ये जो एनर्जी कंपनियां हैं इन्होंने राज्य में निवेश किया है और जिससे राज्य का सोलर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के ये आप अचीवमेंट्स बता देंगे अपने आंसर के दौरान, तब हम इन अचीवमेंट्स के माध्यम से हम साबित कर सकेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी हब के रूप में उभर रहा है। हमने अपनी बातें तथ्यों के आधार पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में स्पष्ट कर दी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की संभावनाएं।
इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 3 पीएम कुसुम के अंतर्गत रूफटॉप के अंतर्गत जो है वो 3 किलोवाट का प्लांट अगर लगाते हैं तो उसके लिए लगभग कुछ डाटा है, आप सामान्य जानकारी के लिए चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, कि लगभग या प्रीलिम में भी संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है कि इसमें एक तो जो अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसका खर्चा आएगा 1.45 लाख। इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी 78,000 और 67,000 जो है ये आपको अपना लगाना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ साथ में ही और भी दी गई है कि जो ये है 67,000, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो इसमें, चूँकि आप याद रखेंगे प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि ये इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इस पर 7% इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये 7% अगर इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 12,601 रुपीज़ जो है इसका आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। और अगर किस्त के रूप में अगर आप ये 67,000 बनाना चाहते हैं तो 1,327 रुपये की किस्त बनेगी। कुल मिला के ये डाटा दैनिक भास्कर का था, तो मैंने आपके लिए ज़रूरी समझा यहाँ पर डाल दिया है। आप इसको यूज़ कर लेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में और प्रीलिम में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम संभावनाओं की जब बात कर रहे थे तो आखिर में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो इनको हम बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको बुंदेलखंड के संदर्भ में, तो यहाँ भी हम देखने की कोशिश करेंगे संभावनाओं में। एक तो भौगोलिक स्थिति का लाभ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो क्षेत्र एक तरीके से जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, उष्ण मतलब गर्मी और कटिबंध मतलब रेंज या वो पार्ट, तो जो जहाँ पर गर्मी की संभावना ज़्यादा होती है तो उष्णकटिबंध के अंतर्गत रहते हैं। जैसे फिर आप वो जब उसकी बेल्ट्स हैं वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वो जानते होंगे कि भाई उष्ण है, शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, फिर अल्पाइन है, टुंड्रा है, ऐसे जो है उसकी बेल्ट्स हैं, उसको आप देख लेंगे, जान ही रहे होंगे मुझे लग रहा है जो छात्र हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ औसतन अगर एक एवरेज के रूप में देखा जाए तो 300 से अधिक दिन धूप वाले प्रतिवर्ष होते हैं। अब आप समझिए, एक इसको कोरिलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि आखिर जो हम आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो फ्रांस और भारत के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, वो क्यों उसकी लीडरशिप में इंडिया आया, क्योंकि और उसके जितने भी देश मेंबर्स बन रहे हैं या बने हैं, सब तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उसके ज़्यादातर देश जो हैं वो उष्णकटिबंधीय रेंज में पड़ने वाले देश हैं, क्योंकि वहाँ धूप की व्यवस्था या धूप जो है औसतन समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधों से की तुलना में ज़्यादा दिनों तक रहती है, अतः वहाँ पर सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इस वजह से आप यहाँ इसको आईएसए से भी जोड़ देंगे। आईएसए से भी यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी जोड़ करके बताएंगे। इसको बताने के बाद फिर आप बताएंगे कि विस्तृत भूमि भी उपलब्ध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल पर जो अभी भी मैंने चर्चा की थी कि भाई बुंदेलखंड का क्षेत्र है या दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ कृषि उत्पादन में उसका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ जोग्राफिकल एडवर्स कंडीशंस हैं। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि इसकी संभावना, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना ज़्यादा है। आप देखेंगे अगर ओवरऑल भी देखा जाए पूरे देश में, तो राजस्थान ने भी इसके लिए बेहतरीन काम किया, क्योंकि राजस्थान मरुभूमि वाला क्षेत्र है, वहाँ तापमान भी ज़्यादा है, क्षेत्र भी उनके पास पर्याप्त उपलब्ध है। तो उन लोगों ने भी, राजस्थान राज्य ने भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि भूमि उपलब्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र है और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में बड़े जो है पार्क बनाए जा रहे हैं और इनके लिए ये क्षेत्र उपयुक्त हैं।
इसी के साथ में संभावना क्या है, रोज़गार सृजन होगा, क्योंकि इसमें कई लेवल पर होता है। एक तो सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन होगा उसके लेवल पर रोज़गार होगा। इंस्टॉलेशन के लिए जो सूर्य मित्र होते हैं, सूर्य मित्र जो है, आप 30,000 सूर्य मित्रों के लिए जो यूपी की पॉलिसी है, यूपी सोलर पॉलिसी 2022, उसमें जो है 30,000 सूर्य मित्रों का लक्ष्य रखा गया है कि उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और वो इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, उन सब का की देखभाल करेंगे। तो यह जो 30,000 जो सूर्य मित्र की हम बात कर रहे हैं, ये तो वो इससे जुड़े हुए हैं, खासकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए। जो हम सूर्य मित्र की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी सोलर पॉलिसी 2022 जो है, उसमें 30,000 सूर्य मित्रों का अपॉइंट करने की बात कही गई है। कितनी? 30,000, 30,000। तो ये जो 30,000 है, ये 30,000 जो है, ये क्या करेंगे, इनका काम होगा कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, इसमें जो है ये लोग एक तरीके से काम करेंगे। तो इससे डायरेक्ट रोज़गार होगा, साथ ही साथ इसके पार्ट्स हैं और जो इसके सर्विसेज हैं, इनके लिए रोज़गार भी क्रिएट होगा। इसी के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी आप देख रहे हैं जिस हिसाब से एसी है, या फिर जो है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, जैसे जैसे लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है लाइफ का, तो वैसे ही क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा मांग बढ़ती जा रही है। जैसे भारत में ऊर्जा मांग बहुत सीमित है या बहुत कम है, जबकि यूएस और यूरोप आदि देशों में देखिए तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा के हिसाब से जो है डिमांड अधिक है। तो इस वजह से हमारी जब ऊर्जा में आत्मनिर्भरता होगी, तो हम जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक के साथ साथ नागरिक उपयोग में ऊर्जा का या सामान्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा उपलब्ध करा सकेंगे। जो अभी गाँवों में समस्या है कि भाई बिजली की समस्या रहती है, तो साहब जो है आपके पास बिजली नहीं आ रही है, गाँव में तो बड़ी समस्या है। 15 गर्मियों में 15 घंटे आ रही, 16 घंटे आ रही, 24 घंटे नहीं आती, लोग परेशान रहते हैं। जैसा जो है क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट दिखता है, गर्मी बढ़ रही है। तो इस वजह से अब सोलर एनर्जी में उत्तर प्रदेश धीरे धीरे इस रूप में आत्मनिर्भर होने की संभावना है, अगर सोलर एनर्जी को अच्छी तरीके से इसी तरीके से प्रमोट करती रहेगी गवर्नमेंट। तो इसी के साथ में ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन सीधी सी बात है, जब हम हमारी जो एनर्जी कंज्यूमिंग है उसका एक बड़ा पार्ट अगर हम ले लेंगे सोलर एनर्जी से, तो हमारी जो एक तरीके से फॉसिल एनर्जी है, जो कोयला आदि और से जो प्रोड्यूस होती थी, उसका पार्ट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को हम कम कर सकेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर सकेंगे। ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। इसके बाद मेक इन यूपी के अवसर होंगे, क्योंकि मेक इन यूपी इसलिए, भाई अब अगर यूपी में सोलर प्लांट लगेंगे तो स्टार्टिंग में मान लीजिए हम जो है दूसरे राज्यों से, महाराष्ट्र, गुजरात आदि से जो है मंगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में स्थानीय स्तर पर भी जो है क्या होगा, इनका प्रोडक्शन होने लगेगा। उनके सोलर प्लांट्स के मान लीजिए प्लेट है, प्लेट का स्टैंड बनाना, प्लेट के जो है इसके लिए वायर बनाना, ये सब जो प्रोडक्शन क्या है यूपी में ही होने लगेगा। तो इस वजह से जैसे सोलर मॉड्यूलर है, बैटरी है, उपकरण निर्माण उद्योग आदि, इस रूप में मेक इन यूपी जो है, इसका एक तरीके से इसके लिए अवसर क्रिएट होंगे। तो ये कुल मिलाकर के इसके लिए संभावनाएं थी। अब हम मुख्य चुनौतियों की बात करेंगे, आखिर चैलेंजेस क्या क्या आएंगे उत्तर प्रदेश में या आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास में। तो इसके साथ में ही आपको यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि सौर जो अभी चर्चा कर रहे थे, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो है इसके बारे में आप देख लीजिएगा अपने, और जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में भी इसको आप मेंशन कर देंगे। तो इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, जैसे ऊर्जा भंडारण में कमी। तो इसके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम है ट्रांसमिशन का, एनर्जी का या स्टोरेज का, लेकिन जब हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे
जो घरों पे किसान लोग छतों पर रूफटॉप लगाएंगे, तो रूफटॉप लगाने के बाद जो हमारी यही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप लगा लिया, हमारे पास एनर्जी का सरप्लस प्रोडक्शन है, लेकिन उस सरप्लस प्रोडक्शन को हम स्टोर कैसे करेंगे? वो तो भाई अगर स्टोर नहीं कर पाओगे तो आप जो है उसको सेल नहीं कर पाओगे। तो उसको स्टोरेज प्लस जो मेन ग्रिड है उसके बीच की कनेक्टिविटी, इसमें हम अभी बहुत पिछड़े हैं, या इसका एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम हाइब्रिड सिस्टम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं अभी। और जो इस थोड़ा बहुत शुरुआत भी हुई है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी ज़्यादा है कि उसको एक तरीके से अभी हर जगह नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो यह एक बड़ा चैलेंज है, इसको आप लिख देंगे। इसके बाद उच्च प्रारंभिक लागत, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो ये क्या होगा कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन तब उसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी। लेकिन स्टार्टिंग में अभी आप सोलर प्लेट लीजिए, अभी तक सोलर प्लेट का पिछले 3-4 वर्षों से अधिकांशतः हम जो है चाइना से ही इंपोर्ट करते थे फोटोवोल्टाइक सेल प्लेट्स का। तो लेकिन अब जो क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट उस पर विशेष सब्सिडी दे करके फोटोवोल्टाइक सेल्स प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है, जिससे स्थानीय लेवल पर इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ब्रांड के अंतर्गत सोलर पैनल्स जो है मैन्युफैक्चर्ड हों और उनकी कॉस्ट प्राइस को कम किया जाए। तो अब जो है इस पर काम किया जा रहा है, और इसका एक यही चैलेंज है कि जो सौर संयंत्र हैं उसमें प्रारंभिक जो निवेश है वो अधिक रहा है। तो इस वजह से वो उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ती है, तो लोग इच्छुक नहीं होते हैं लगाने में सोलर पैनल के। आगे भूमि अधिग्रहण की समस्या, यह भी समस्या है, इसलिए चूँकि बड़ा सोलर पार्क अगर आपको लगाना है तो उसमें कई हेक्टेयर भूमि चाहिए। अब कई हेक्टेयर भूमि आपको अधिग्रहण करना, तो सीधी सी बात है, चूँकि इंडियन जो सिस्टम है रेवेन्यू सिस्टम, उसमें भूमि का मालिक किसान होता है। गवर्नमेंट अपनी जो है लैंड है उस पर तो लगा सकती है, लेकिन किसान से अगर कोई भी आपको भूमि लेनी है तो उसका जो एक तरीके से एक्विजिशन है, भूमि अधिग्रहण है, तो लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से एक ये भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है स्थानीय लोगों और सरकार के बीच। इसके साथ साथ में ही तकनीकी दक्षता में भी की भी कमी है, क्योंकि हमारे वहाँ इतना प्रशिक्षित अभी खासकर सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर के इंजीनियर्स या लोग नहीं हैं जितना चाइना, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आदि देशों में है। तो इस वजह से टेक्निकल एक इशू भी है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से। तो यह एक जो एक तरीके से सोलर टेक्नोलॉजी स्किल्ड लोग नहीं हैं। इसके साथ साथ वित्तीय और नियामकीय बाधाएं भी इसको जो है कमज़ोर करती हैं या इसको प्रोत्साहन में जो है बाधा डालती हैं। जैसे डिस्कॉम्स को है जो है वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने से बिजली खरीद समझौते में अनिश्चितता रहती है, चूँकि डिस्कॉम आप जानते हैं जो राज्य में बिजली खरीदती हैं जो कंपनियां, तो उन कंपनियों में क्या आता है, वो कंपनियां चूँकि बिजली चोरी है, पेमेंट नहीं मिलना है, सरकारी विभागों के भी बहुत लाखों लाख पेमेंट बाकी रहते हैं, तो इस वजह से बिजली कंपनियां नुकसान पर रहती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या होता है, समय समय पर जब ज़्यादा नुकसान बढ़ता है तो उसका एक रिव्यू करके उनको कुछ कुछ सब्सिडी के रूप में जो है गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनीज़ को सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जिससे उनका नुकसान अधिक ना हो और लोगों को बिजली भी आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके। तो यह भी एक तरीके से चैलेंज है। इसी के साथ में ही मौसमी आत्मनिर्भरता का अर्थ हुआ ये कि कभी पता लगा कि साहब अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में कोहरा रहेगा, तो खासकर अब जो है धीरे धीरे टेम्परेचर जब डाउन होगा तो वहाँ पर कोहरा आदि में जो है सोलर एनर्जी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ऐसे ही वो बारिश के समय में देखते हैं तो बारिश वाली सीज़न में भी जो है एक तरीके से प्रोडक्शन सोलर एनर्जी का डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इनके लिए जो है जैसे अभी इंफ्रारेड के बेस पर कुछ सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं, जो उनका बादल आदि से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सूरज निकला हुआ है, बादल हैं, उसके बावजूद भी वो पैनल उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे पैनल्स पर भी काम किया जा रहा है। तो ये तो हमारे कुछ चैलेंजेस थे। इसके साथ में ही हम देखेंगे गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं
वो क्या हैं, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है सोलर एनर्जी के लिए। यहाँ पर एक स्कीम है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की हालांकि नहीं है, राजस्थान सरकार की है, लेकिन मैंने आपको इंक्लूड करके दिखा दी। ऐसी ही योजनाओं को आप अपने सुझावों में, सजेशंस जब लिखेंगे तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कि सौर कृषि आजीविका योजना राजस्थान गवर्नमेंट की है, ये ऐसी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ला सकती है। तो क्या गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, ये प्रीलिम के लिए सब डाटा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी आप ये सब योजनाएं अपने आंसर में डालेंगे तो इससे आपका आंसर इनरिच होगा। तो पहले है जो जिस पर हम लोग अभी चर्चा भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, अभी उस पर बता ही सब मैं आपको चुका हूँ। इसके बाद में ही मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सौर ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए है। इसके बाद ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि अमोनिया प्लांट जो है प्रयागराज में लगाया गया है, ऐसे ही बनारस में जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के ऐसी योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार में एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसी के साथ में ही जो ODOP है उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही सफलतम योजनाओं में ये मानी जा रही है। इतनी इसकी सफलता का आकलन आप इस हिसाब से कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने भी इसको अपनाया है और वो भी अब ODOP को यूज़ कर रही है पूरे देश में। तो इस आधार पर देखा जाए कि ODOP को भी सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण से जोड़ा जा रहा है, ये गवर्नमेंट एक तरीके से कर रही है। जिससे क्या होगा, जो MSME का भी एक तरीके से कह सकते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी प्रोडक्शन में प्रमोट किया जाएगा और ODOP के साथ जोड़ करके इसको उत्तर प्रदेश सरकार अभी ला रही है। तो यह भी आप अपने गवर्नमेंट की जो पहल है, उनकी जो शुरुआत है या एक तरीके से प्रयास है, उसमें आप दिखा सकेंगे। PM सूर्य घर बिजली योजना, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर ही चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई उसके लिए अचीवमेंट्स गवर्नमेंट के क्या रहे, इसके लिए वहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, ये इन सब डायमेंशंस पर हमने अपने उत्तर को लिख दिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि राज्य में अगर देखा जाए तो भौगोलिक अनुकूलता है, नीतिगत समर्थन है और निवेश आकर्षण की ये मजबूत नींव है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बताएंगे साथ में ही कि अगर जो चैलेंजेस हैं उनका समाधान किया जाए, जैसे भंडारण की समस्या, अभी बात की तकनीकी दक्षता, वित्तीय ढांचे के जो चैलेंजेस हैं, इनका अगर सलूशन कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सोलर एनर्जी का हब बन सकता है। सोलर एनर्जी नहीं, टोटल जो ग्रीन एनर्जी है उसमें भी उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो ये तो आज का हमारा जो टॉपिक था उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। और इसके साथ ही आप लोगों के जो भी सुझाव हैं, आप लोगों से अगर कोई अपेक्षाएं हैं मेंस परीक्षा की दृष्टि से या प्रीलिम परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उन पर हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे और इसी क्रम को हम जारी रहेंगे। जो नए छात्र हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाए और उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो वीडियोज़ अपलोड आदि होंगे तो उनके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर पहुंचते रहें। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।